रेगुलेटरी फंक्शन, क्योंकि हम जब रेगुलेटरी वर्ड पढ़ते हैं, रेगुलेशन पढ़ते हैं, तो वो सीधा सीधा किसके साथ रिलेटेड होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। कि रूल्स बने हैं, किन किन के लिए रूल्स बनाए गए हैं, ये हमने पढ़ना है। कि जब सेबी आया था तो उसने कुछ रूल्स बना दिए थे कि जो पर्सन ट्रेडिंग करेंगे वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, जो शेयर्स वगैरह हैं वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, कंपनीज भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं उनके साथ धोखाधड़ी ना हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग स्टॉक एक्सचेंज। मॉनिटर करना क्या होता है? चेक करना स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से? दो दो लिखे हैं यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि एनएससी, ओटीसी, ईआई। अब इनकी वर्किंग को उन्होंने चेक करना है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं कि कब तक या कैसे वो ओपन कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज रजिस्टर्ड हो सकती हैं, कौन से शेयर्स रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक चीज यहाँ पे एक और बता दूं आप लोग को कि मान लो मैंने कोई कंपनी बनाई है, जलंधर से कोई कंपनी उठ के बोले भी मैंने भी अपने शेयर्स को रजिस्टर कराना है, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि आपकी नेटवर्थ 5 करोड़ या कितने करोड़ से ज्यादा होएगी, ओनली देन आप एलिजिबल हो एनएससी में ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रही हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं बार बार रूल्स बोल रही हूँ, तो कौन से रूल्स है ये? कि अगर कोई कंपनी रजिस्टर कराना चाहती है, उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, तो ये सारे रूल्स बनाए गए हैं उनके लिए। स्टॉक exchanges are required to submit regular return to SEBI showing the compliance of various orders। तो उनको प्रॉपरली रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने रिटर्न सबमिट कराते जाएंगे, उनको बताते जाएंगे कि जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया गया है, ठीक है। एंड इट मे आल्सो अंडरटेक ऑडिट फॉर फाइंडिंग इट इरेगुलरिटी। अब यहाँ पे ऑडिटिंग क्यों होती है? अगर आपको लगता है कि आप लोगों के अकाउंट सही नहीं बने, कोई गलती है, तो इस तरीके से जो है सेबी उनके ऊपर एक चेक रखेगी, वॉच डॉग की तरह देखती रहेगी कि उनके अकाउंट सही बन रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये किसका काम है? सेबी का काम है। मतलब आप ये देखो, पहले सेबी, देन एनएससी, देन एनएससी ओटीसीआई, मतलब जो भी आपकी थी डिपॉजिटरीज, देन उसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और लास्ट में इन्वेस्टर आते हैं। ये मैं आपको हायरार्की बना के ग्रुप में डाल भी दूंगी, ताकि आपको पढ़ने में पता चल जाए कि सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे कौन बैठा है? सेबी। उसके बाद कौन बैठा है? एनएससी और बीएससी। तीसरे नंबर पे कौन है? डिपॉजिटरीज, यानी कि जो अपने एनएसडीएल सीडीएसएल पढ़ा। और नेक्स्ट उसके नंबर पे कौन आता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। और लास्ट में कौन आता है? इन्वेस्टर्स। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं किनके लिए? इंटरमीडिएरीज के लिए। बहुत बार जिस दिन से चैप्टर चल रहा है ना, एक चीज तो मैंने आपको बताई है कि जो आप लोगों के यहाँ पे इंटरमीडिएरीज होंगे, मीडिएटर्स होंगे, वो तभी काम कर सकते हैं अगर वो अपने आप को क्या करेंगे? रजिस्टर कराएंगे सेबी के साथ। और जो वो वैसे ही काम करेंगे जैसे उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं सेबी ने। सो सेबी हैज डिवाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन एंड have also prepared a code of conduct for them। कि आप कौन कौन से पर्सन जो हैं वो एलिजिबल हैं ब्रोकर बनने के लिए, कैसे वो डील कर सकते हैं, कितना वो मार्जिन रख सकते हैं, ये सारे रूल्स उनके लिए सेबी बनाता है। The intermediaries are also required to follow various guidelines in undertaking their work। वही जो गाइडलाइंस मतलब किसी भी तरीके से हो सकती हैं कि किनके साथ ट्रेडिंग करनी है या कैसे नहीं करना, तो कैसे अकाउंट ओपन करवाने, जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं, ये सारी इंटरमीडिएरीज के लिए कौन बनाएगा? सेबी। यानी कि रेगुलेटरी फंक्शंस में सेबी सिर्फ रूल्स बना रहा है। पहले स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए बनाए, फिर उसके बाद दूसरी बार किन के लिए बनाए उन्होंने? यहाँ पे इंटरमीडिएरीज के लिए। एंड थर्डली वो किन के लिए रूल्स बना रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड कौन कौन से होते हैं? मतलब जैसे हम जैसे लोग, आम लोग, जिनको कैपिटल मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा देते हैं, ठीक है। इसका म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी आगे हमारे बिहाफ के ऊपर कैपिटल मार्केट में पैसा लगाती है। हमेशा याद रखना, तो म्यूचुअल फंड किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहे हैं? बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर। सो ऑल म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए हम कहते हैं ना कि ऐसे थोड़ी ना हम उठ के गए और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, वो रजिस्टर्ड होंगे सेबी के साथ, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अबाउट देयर बिजनेस। उनको अपनी फर्निश मतलब यहाँ पे डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन दिखानी पड़ेगी कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या उनकी इनकम स्टेटमेंट्स हैं, ताकि इन्वेस्टर के साथ गलत ना हो कुछ भी।
तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएरीज को नहीं देखना, जबकि म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी उनके साथ रजिस्टर्ड होंगे, उनके लिए भी वो कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करेंगे। एंड देन लास्ट वन उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग टेक ओवर बिड्स। अब टेक ओवर होता क्या है, जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जैसे नोकिया को किया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो अब यहाँ पे कहते हैं सेबी का क्या काम है, सेबी देखेगी कि जो ये टेक ओवर किया गया है उसके पीछे रियल इंटेंशन क्या थी, क्या कोई गलत काम तो नहीं करना था, क्या आपने कैपिटल मार्केट को डाउन करने के लिए, प्राइसेस बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए कोई ऐसी साजिश वगैरह तो नहीं करी। मतलब इसलिए वो देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि टेक ओवर हुए क्यों है। सो यहाँ टेक ओवर बिड्स में उन्होंने आगे भी लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। टेक ओवर इन्वॉल्व चेंज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी बाय परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ ओवर 50% शेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर चेंज ऑफ मैनेजमेंट, मान लो पहले वो नोकिया के पास मैनेजमेंट थी, अब वो मैनेजमेंट उसकी कहाँ पे चेंज हो गई है, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट वालों की मैनेजमेंट आएगी ना, क्योंकि वो टेक ओवर हो चुकी है कंपनी, किसी और ने ले लिया उसको। तो ये हुआ कैसे, जब उस माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के 50%, ओवर 50% मतलब मोर देन 51% शेयर्स ले लिए, तो जिसके पास मेजोरिटी होगी वो उसका क्या होएगा, ऑनर होएगा। ठीक है, यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, बाय सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ओवर 50% शेयर। ओवर मतलब 51 और मोर, जो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। अगर किसी कंपनी के पास 51% शेयर आ गया तो वो कंपनी किसकी हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट की। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि वो देखा जाएगा कि ये क्यों इन्होंने 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए दूसरी कंपनी के, क्यों ये टेक ओवर हुआ है, रियल इंटेंशन क्या है, क्या आप लोगों ने किसी को मतलब अपने शेयर्स जानबूझ के प्राइस ज्यादा करने थे, कम करने थे, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना था, क्या रियल इंटेंशन थी, वो सेबी देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। नेक्स्ट एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग की बात करिए, मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करी है उन्होंने, कि यहाँ पे वो देखा जाएगा कि मतलब जो भी प्रोसीडिंग है, कोई भी गलत हुआ है, डिस्प्यूट राइज हुआ है, तो क्या कैसे किया जाएगी क्लैरिफिकेशन उसकी। सो सेबी रिजॉल्व्स वेरियस मैटर्स, जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है उठ के सीधा आप कोर्ट के पास चले गए। तो यहाँ पे सेबी अपने मुद्दे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट है, उनको सॉल्व करेगा, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, देनी है, जैसे भी है। अ पर्सन नॉट सेटिस्फाइड हैज द ओपिनियन ऑफ गोइंग फॉर अपील बिफोर एन अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे ना लिखा है कि अगर कोई पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है जो भी उसने अपील करी है, फिर वो नेक्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अदरवाइज सेबी ट्राई करेगा कि जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व पर्सनल लेवल के ऊपर किया जा सके।